નમસ્કાર, કેમ છો? સારું છે. ટીએસપીએચ આખું એ આપણું છે. Welcome back to TSPH Digital Guru. Myself, Professor Parimal Patel, Faculty of Chemistry. And today we are going to discuss a very beautiful chapter from physical chemistry, that is electrochemistry. Electrochemistry is one of the very high weightage topic from your physical chemistry. जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। बच्चों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को भी आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए उसकी ट्रिक एंड टिप्स देखते रहेंगे यहां पर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको जेडबलई के रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने मिलते हैं और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी, क्योंकि एग्जाम को अगर जीतना है तो नॉलेज के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी का होना भी बहुत ही जरूरी है। Right, so let's begin with the questions from electrochemistry. Students, before I go ahead, let me give you an analytical overview of this chapter from January attempts JEE Mains 2026. 13 questions were asked, and जैसे कि आप जानते हो कि 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था, माने कि 3 पेपर ऐसे थे जहां पर एक से अधिक, दैट मींस 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए थे। 13 में से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। कुछ क्वेश्चंस काफी लेंदी भी नजर आते हैं, लेकिन उसे शॉर्टकट से किया जा सकता है। कुछ एक आध दो क्वेश्चन है जहां पर वाकई में कैलकुलेशन वगैरह लेंदी था, तो मैं आपको बताने वाला हूं कब क्वेश्चन को आपको रिव्यू करना है, कब स्किप करना है, कब अटेम्प्ट करना है। सो स्ट्रैटेजी इज एज आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज हियर। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? कंसीडर द अबोव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल where the metal electrode is undergoing reaction by forming M plus ion. ऑलराइट, एंड हमें यहां पर जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, दो कंपार्टमेंट बनाए हैं, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन देख के अपने को डरावना लग रहा है कि अरे भाई ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां से आ गया, लेकिन बच्चों घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप रीड करोगे आगे क्या बोला है, कटायन M इज प्रेजेंट इन टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2। बच्चों, टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, two different concentration becomes the very important keyword। ओके, तो कीवर्ड आप नोट कीजिए, टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। तो दो कंपार्टमेंट में C1 और C2 कॉन्सेंट्रेशन है, मेटल आयन वही है, मतलब इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ऑलराइट, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स है, ये कहां से पता चलता है? तो बोला ये कीवर्ड से, टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2। C1 एंड C2 ऐसे दो कॉन्सेंट्रेशन जब दिए हो तो क्लियर कट आप चाहिए तो लिख करके रखो कीवर्ड, टू कॉन्सेंट्रेशंस मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों तरफ जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो सेम होते हैं, बराबर है, मतलब कि हमारा एनोड जिसका बना है कैथोड भी उसी का बना होता है, केवल डिफरेंस होता है उनके कॉन्सेंट्रेशन में। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये आपका एनोड है, मानना क्या है, लेफ्ट वाला एनोड होता है और राइट वाला कैथोड होता है, ठीक है। और अगर आप इसका रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एनोड पे क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन, सो यहां पर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा? देयर विल बी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बिकम एम। नाउ दोनों रिएक्शन को आप ऐड करोगे, बट कंफ्यूजन नाउ, इसलिए मैं इस मेटल आयन को ए बोल देता हूं, राइट, और यहां पर ये वाला जो मेटल आयन है इसको मैं कैथोड बोल देता हूं, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर मिलेगा? यहां पर एम और एम कट हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट हो गया, सो कहना इसे इट इज एम प्लस कैथोड गिविंग यू एम प्लस एनोड। मतलब सीधी बात है कि इस सेल सेटअप के अंदर एम ए प्लस जो है, मतलब आपका एनोड वाला जो मेटल आयन है वो आपका प्रोडक्ट है, और कैथोड पे जो मेटल आयन है वो आपका रिएक्टेंट है।
बच्चों एक छोटी सी ट्रिक आपको यहां पर बताता हूं। whenever you have a whenever you have a cell in which you have a anode and a cathode, always remember, अगर कटायन वाली स्पीशीज है तो दिस इज रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बराबर, तो आप स्ट्रेट अवे बिना रिएक्शन लिखे अगर आपको पता करना हो तो जस्ट सिंपली राइट आरपी, आरपी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो इससे ही आपको देखो मिल जाता था कि एनोड वाला बंदा जो है वो आपके एनोड वाला बंदा जो है वो आपका प्रोडक्ट है, और कैथोड वाला बंदा जो है आपका रिएक्टेंट है। तो आपको ये रिएक्शन लिखना नहीं पड़ता और आपका समय भी बच जाता है ना। आसान ट्रिक, सो हमेशा याद रखिए। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ पॉजिटिव वाले आयंस के लिए यूज होगी। अगर नेगेटिव वाला आयन आया तो आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट रिएक्टेंट म्हणजे उल्टा कर देने का उसको, क्योंकि नेगेटिव है ना। पॉजिटिव रहेगा तो आरपी, आरपी, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, और अगर आप रिएक्शन लिखने में दिक्कत हो रही है, मतलब डायरेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो रिएक्शन तो आप लिख ही सकते हैं। ऑलराइट, सो हमने रिएक्शन लिख दिया है, हमारा कंक्लूजन क्लियर है कि भैया कैथोड वाला रिएक्टेंट है, एनोड वाला प्रोडक्ट है। अब किसी भी सेल में स्पॉन्टेनिटी के लिए, सेल को चलाने के लिए, फॉरवर्ड में ले जाने के लिए रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट कम होना चाहिए। प्रोडक्ट जितना कम रहेगा रिएक्शन फॉरवर्ड मारेगा। अगर आप रिएक्टेंट को कम ले लोगे, प्रोडक्ट को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड मारेगा। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम C1 C2 चाहे किसको ले लो, कहना इसे कैथोड आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और एनोड आपका कम से कम होना चाहिए। अब लेट अस रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन में पहला क्या बोल रहा है, इफ C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड देन C1 शुड बी लेस। बच्चों हमारा कंक्लूजन क्या था, कैथोड वाला ज्यादा होना चाहिए कि कम? अरे ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि कैथोड तो रिएक्टेंट है। और ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भैया अगर C1 कैथोड है तो C1 छोटा होना चाहिए। ये गलत है, सो दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट रीड करो, इफ C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड, कैथोड की वैल्यू क्या थी बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए। इफ C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड देन C1 शुड बी ग्रेटर देन C2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बराबर है। तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया। ऑलराइट, अब बच्चों ये क्वेश्चन रियल जेई एग्जाम में जब बच्चों के सामने आता है तो क्वेश्चन काफी लेंदी नजर आता है, क्वेश्चन काफी ट्रिकी नजर आता है। बराबर है? तो मैंने आपको एक ट्रिक तो बता दिया, शॉर्टकट ट्रिक की ये कैसे करना है। लेट मी टेल यू वन मोर शॉर्टकट ट्रिक हियर। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, then option 1 and option 2, are they exactly opposite of each other? Are they exactly opposite of each other? पहला बोल रहा है कि C1 अगर कैथोड है तो C1 छोटा होगा, दूसरा बोल रहा है C1 अगर कैथोड है तो C1 बड़ा होगा। अरे भाई दोनों में से कोई तो सही होगा ना, दोनों में से कोई तो सही होगा ना। सर ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी बोलता है C1 इक्वल टू C2, वो निकला तो? अरे भाई मेरे, अगर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो सेल ऑपरेट ही नहीं कर सकता, पोटेंशियल का डिफरेंस ही जनरेट नहीं होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के लिए दोनों कॉन्सेंट्रेशन का अलग होना अनिवार्य है। ऑलराइट, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन 1 और 2 में से कोई तो सही होना चाहिए। राइट, इतना तो क्लियर है। अब गौर से देखो तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, इट इज ऑपोजिट ऑफ ऑप्शन नंबर 1। चेक करो क्या किया हमने। आई होप यू नो द मैथमेटिकल लॉजिक। निगेशन, निगेशन, दो बार निगेशन कर दिया तो बात वही हो जाएगी। देखिए इफ C1 इज कैथोड, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है C1 इज एनोड, कैथोड का उल्टा कर दिया एनोड, मतलब निगेशन उल्टा किया। अब यहां देखो C1 लेस देन C2 और यहां कर दिया C1 मोर देन C2, मतलब इसको भी चेंज किया, ये भी चेंज, ये भी चेंज। अगर दोनों चीजें चेंज कर दी तो मतलब स्टेटमेंट का मतलब तो जिनको मैथमेटिकल लॉजिक समझता है वो समझ पाएगा कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो सेम ही ऑप्शन है। अगर 1 आंसर होता तो 4 भी आंसर होता, मल्टी करेक्ट थोड़ी चल रहा है। बराबर है, तो 1 भी गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन में से मैंने आपको पहले ही बता दिया इक्वल ऑप्शन नहीं आएगा, तो बचा क्या था, ये था। तो बच्चों इस तरह की स्मार्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन
इस तरह की स्मार्ट ट्रिक पहले राउंड में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन देख करके लेंथी लगा तो स्मार्टनेस यही होती है कि मार्क फॉर रिव्यू, गो अहेड। आप इजी क्वेश्चन ढूंढ के पहले उसको सॉल्व कर दीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन जहां पर आपको लगता है कि हाँ कुछ ट्रिक लग सकती है, रिव्यू के लिए सेकेंड राउंड ऑफ पेपर में जरूर इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। राइट, सो आई होप दिस वाज वेरी यूजफुल। अगर यूजफुल लगा तो यार लाइक बटन तो दबा दो, और अपने बाकी जो फ्रेंड्स है ना जो जेई प्रिपेयर कर रहे हो उनके साथ दे दो। अब के अगले जेई अटेम्प्ट के लिए डेफिनेटली दैट्स गोना बी वेरी वेरी यूजफुल। राइट, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा। राइट, क्वेश्चन बड़ा ही दिखने में आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक ट्रैप यहां पर है। चलिए पढ़ते हैं। चाहिए तो पहले पॉज कर लेना, खुद से सॉल्व कर लेना, फिर ऑप्शन मेरे साथ में वेरीफाई कर लेना। लेट्स गो। For the closed circuit Daniell cell, for the closed circuit Daniell cell, which of the following plot is accurate one at a given temperature? कौन सा प्लॉट सही है हमें पूछा गया है। ठीक है, डेनियल सेल हो या कोई भी सेल हो, भाई सेल तो सेल है। बराबर, अब जब सेल यूज होगा तो बच्चों ये बताओ उसकी पोटेंशियल धीरे धीरे घटती है कि पोटेंशियल बढ़ती है कि मेंटेन रहती है। बराबर, ये तो ऑब्वियसली छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल में सेल डालें तो आजीवन चलेंगे ना। नहीं ना, वो तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल क्या होगी, ड्रॉप हो जाएगी। मतलब विथ टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऐसा डिक्लाइन वाला ग्राफ किधर है, ये है, ये तो इंक्लाइन है, ये तो कुछ भलता ही है। ऑलराइट, और ये बोल रहा है ईएमएफ चेंज नहीं होगा विथ टाइम। और तो कौन सा आंसर आना चाहिए। तो कई बच्चे घाई घाई में ए आंसर मार्क कर देते हैं, लेकिन बी केयरफुल, द करेक्ट आंसर इज 4। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वेश्चन लुक सिंपल बट देर इज अ ट्रैप। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही होता इफ हमने ग्राफ ईएमएफ वर्सेस टाइम का लिया होता। सर ईएमएफ वर्सेस टाइम तो है। अरे पगलू, ईएमएफ नहीं है, स्टैंडर्ड ईएमएफ है। चेक, इट इज नॉट ई सेल। ई सेल जो है वो बदलता है, बट ई नॉट ऑफ सेल बोले तो स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब तो फिक्स वैल्यू होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार प्रेशर, सॉरी 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन, सॉरी 298। फिर से बोलू, स्टैंडर्ड मतलब 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। इस कंडीशन में जो ईएमएफ आप कैलकुलेट करते हो उसको आप स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हो। वो तो एक फिक्स वैल्यू है, वो कभी बदलती नहीं है। सो इसका मतलब टाइम भले कितना भी चेंज हो, स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, सो इस हिसाब से 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। राइट, सो ऐसे क्वेश्चन में भले आसान हो, घाई घाई में बैल जैसा नहीं करना है। राइट, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर वी हैव, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, हमें 4 रिडक्शन प्रोसेस दिए और चारों के रिडक्शन पोटेंशियल अपने को यहां पर दे रखे हैं, और पूछा है द टेंडेंसी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। मुझे लगता है कि जितने 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जेई जनवरी अटेम्प्ट 2026 में, उसमें ये सबसे इजी क्वेश्चन है। चेक करो क्या ये क्वेश्चन आपको खुद से आ रहा है। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ अप्लाई नहीं करना है, सीधी बात, सिंपल बात है कि भाई जिनका एसआरपी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होता है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिनका एसआरपी वैल्यू कम होता है, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर अपने को जो 4 वैल्यू दी है उसमें सबसे कम वैल्यू है -1.66। अभी जितना वैल्यू कम उतना रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया। ऑलराइट, सो एल्यूमिनियम यहां पर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगला वैल्यू अगर आप देखते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के अंदर यहां पर है -0.74, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम के बाद अगली वैल्यू चेक करो, सो दैट इज Fe+3 Fe+2 वाली वैल्यू। और उसके बाद में लास्ट में आता है आपके कोबाल्ट 2+ वाली वैल्यू। बच्चों ये तो यहां पर ऑप्शंस काफी नॉन कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस थे, और स्ट्रेट आपका जो आंसर है वो बी बॉम्बे आ जाता है। लेकिन
कुछ बच्चे ट्रैप हो जाते अगर अपने को यहां पर एक और ऑप्शन होता, Al+3 Cr+3 Fe+3 कोबाल्ट। ओके, कई बच्चे इस तरह के ऑप्शन में ट्रैप हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब यहां देखो, एल्यूमिनियम+3 जो है, एल्यूमिनियम+3 वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, सो यू हैव टू लुक एट ऑन द प्रोडक्ट साइड, नॉट दिस साइड। ओके, सो ये खास बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर आप ट्रैप मत होइएगा। हालांकि क्वेश्चन पूछने वाला बड़ा अच्छा बंदा है, इसने कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस यहां पर नहीं रखे हैं, तो स्ट्रेट अवे आपका ये आंसर आ जाता है। आई होप दैट हेल्प्स। इस तरह के क्वेश्चन जेई नीट में रिपीटेडली पूछे जाते रहे हैं और बहुत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन। लेट्स चेक द नेक्स्ट। अब यहां पर क्वेश्चन में ABCDE मतलब 5 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। 5 स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ इंक्रीज, Fe3+ इंक्रीज, डिक्रीज। मतलब किसको इंक्रीज करना है, किसको डिक्रीज करना है, फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन। द मोमेंट यू लुक एट दिस, आपकी बाज नजर होनी चाहिए। बाज नजर होने से क्या होता है कि आपको तुरंत समझ में आता है कि क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है। ईएमएफ बढ़ेगा अगर रिएक्टेंट बढ़ेगा, ईएमएफ घटेगा अगर रिएक्टेंट घटेगा या प्रोडक्ट बढ़ेगा। दिस इज सेम एज ली शैटलियर प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड मारेगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड मारेगा। सेम वे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा, एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ईएमएफ घटेगा। सो दिस सिंपल प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन नर्न्स इक्वेशन। आई होप दैट हेल्प्स। नाउ इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल, ओके, हमें यहां पर एक सेल दे रखा है और हमें पूछा गया है कि क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, और उसके हिसाब से ये देखिए, ईएमएफ ऑफ द सेल विल इंक्रीज, ये हमें पूछा गया भाई, इंक्रीज कब होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो सर ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है। बहुत अच्छा, बराबर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, यहां पर आप देखिए, कोई भी सेल हो तो सेल में पहला सवाल आपके मन में यह आना चाहिए, कौन बनेगा कैथोड बच्चों, कौन बनेगा एनोड। आंसर बड़ा आसान है, लेफ्ट बनेगा एनोड सर, राइट बनेगा कैथोड। लेफ्ट वाला एनोड बनेगा, राइट वाला कैथोड बनेगा। ऑलराइट, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, सो AgOG, ये क्या Ag विल लॉस इलेक्ट्रॉन टू बिकम Ag+ Cl- और इलेक्ट्रॉन। पर सर ये Cl- कहां से आया, बात तो सही है थारी, मतलब लिखना पड़ेगा यहां पर। ऑलराइट, सो दिस इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि सिल्वर 0 से +1 में जा रहा है। ओके बच्चों, सो ये है रिएक्शन लिखना। अगर आपको रिएक्शन लिखने नहीं आता तो आप ऐसे 5-10 सेल लिख दीजिए, या आपके एनसीईआरटी में आप फटाक से देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे सेल्स मिल जाएंगे। सेल रिएक्शन लिखना बड़ा आसान चीज है, अगर वो नहीं आता तो भाई नंस्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे, छोड़ो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए पहले सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिख दिया कौन सा रिएक्शन, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कैथोड के बारे में। अब कैथोड में क्या करना है, कैथोड में हमें बोला हुआ है फेरिक और फेरस क्लोराइड। बच्चों कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली हु विल गेन इलेक्ट्रॉन, फेरिक की फेरस, +3 वाला की +2 वाला। सर 3 वाला एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 बन जाएगा। परफेक्ट, दैट्स हाउ यू थिंक अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। और ये रिएक्शन अगर हमें लिखना आ गया तो समझो आपको नंस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। राइट, सो फेरिक will accept electron to become ferrous, है ना मजेदार। ऑलराइट, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बराबर है। ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, नेट सेल रिएक्शन Ag+ + Cl- ferric will become AgCl + ferrous। ओके,
तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन आ गया। क्या मैं ये कहूं कि इस रिएक्शन में ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। अब याद करके बताइए, सेल स्पॉन्टेनियस होने की क्या निशानी है? सेल स्पॉन्टेनियस होने के लिए सेल को फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए रिएक्टेंट ज्यादा होने चाहिए, प्रोडक्ट कम होने चाहिए। क्या Cl माइनस हमारा रिएक्टेंट है? क्या फेरिक हमारा रिएक्टेंट है? बिल्कुल सही। तो यहां पर देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरिक इंक्रीज्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इंक्रीज्ड, एंड ऑफ कोर्स मैंने कहा था प्रोडक्ट कम से कम होना चाहिए, बोले तो फेरस कम से कम होना चाहिए, मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरस इज डिक्रीज्ड, बराबर। तो सी, डी और ई लॉजिकली एकदम फिट बैठ रहे हैं, और ऐसा ऑप्शन केवल और केवल यहीं पर दिया हुआ है, एंड हेंस दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, अब बच्चों इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, इसको आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। आपको सिर्फ इतना समझना होगा कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इतनी समझ आ गई तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप समझ जाओगे। राइट, सो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दैट। ओके, कि ऑप्शन से कैसे करते हैं, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट द ऑप्शन दैट आर नॉट पॉसिबल। राइट, सो यू मे ट्राई दैट एट योर ओन एंड विल गो अहेड। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां से जितने भी क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल होने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन है जैसे मैंने पहले भी कहा था, बट लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर एबल टू डू इन अ गिवन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Here the first question. Mx is a sparingly soluble salt that follows the following solubility equilibrium. This is reversible. So Mx gives you M plus and X minus, और हमें Ksp वैल्यू दे रखी है, ठीक है। Ksp क्या होता है सर? Ksp ही तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं है, वो मेरे भाई आयोनिक में तो है ना। हाँ तो सर वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हाँ Ksp इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इधर कहाँ आ गया? अरे भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी तो एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आई मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ का रिलेशन पढ़ा है? यस। तो तुरंत आपको इस तरह के सवाल देखते ही समझ में आना चाहिए था। देखिए ये तो क्लियर था, क्वेश्चन को देखते ही नजर आ गया कि भाई ईएमएफ वैल्यूज वगैरह कुछ कुछ दिया है, मतलब क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट दिखी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जोड़ने वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और वो फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लॉग ऑफ के। बड़ा ही आसान सा सुंदर सा फॉर्मूला जो इक्विलिब्रियम चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कनेक्ट करता है। सो व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन, व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन, लर्न टू सी द कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स नजर आ जाते हैं तो आपके लिए हाफ प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है, बिकॉज आपका अप्रोच बिल्ड हो जाता है। ठीक है, सो देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच बिल्ड किया। मैंने अप्रोच बिल्ड कर दिया कि हाँ ठीक है, केएसपी दे रखी है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो मेरे को ईएमएफ ऑफ द सेल मालूम है। ओके, ढूंढ सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। m gives you m plus gives you m, इसका EMF इतना है, then the value of standard reduction potential of metal insoluble salt electrode this will be। देखिए सिंपल सी बात है, मेरे को एक इलेक्ट्रोड का ईएमएफ दिया है, ई नॉट ऑफ एम प्लस एम दिया है, और ई नॉट ऑफ एक्स माइनस एम एक्स फलाना ढिकना वॉट ये ढूंढना है। ई नॉट दिया है, दूसरा ई नॉट दिया है, ढूंढना है। तो क्या इससे बच्चों आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं हुआ कि हमें ई नॉट ऑफ सेल अगर पता चल जाए और हमें ये फॉर्मूला तो मालूम है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, बराबर है। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल है, बराबर है। अगर मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल है और कैथोड और एनोड में से एक वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.79, ये वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.79 वैल्यू मेरे को दे रखी है, मतलब मेरे को दूसरी वैल्यू ढूंढनी है। ऑलराइट, सो द अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम सिंपल। नाउ वंस यू हैव बिल्ट द अप्रोच यू कैन सॉल्व इट, बराबर है। अब आगे इसको मूवी की तरह देखना नहीं है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए पहले खुद से, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, और फिर उसको आप मेरे साथ जरूर मैच कीजिएगा। ऑलराइट, सो हियर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले एज आई सेड केएसपी वैल्यू से हम लोग ई नॉट निकाल देंगे,
E naught of cell is equal to 0.059 अपॉन n log of A. बट सर की वैल्यू तो हमें तब मिलेगी जब हमारे पास रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऑलरेडी अपने को दे रखा है। सेल रिएक्शन में क्या दे रखा है, ये रहा सेल रिएक्शन, एम एक्स बिकम्स एम प्लस एन एक्स माइनस। ऑलराइट, एम प्लस एन एक्स माइनस। हमारे पास बच्चों यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रोड थे। अगर आपको इलेक्ट्रोड में से लिखना है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। एम बन रहा है और आपका जो एम एक्स है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो भी बन जाएगा एम प्लस एक्स माइनस। बराबर। अब दोनों को तो आप रिडक्शन करके दोनों को कैथोड नहीं ले सकते, एक को आपको एनोड लेना होगा, एक को आपको कैथोड लेना होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को रिएक्शन में एम एक्स इस तरफ चाहिए, मैं इस रिएक्शन को एज इट इज रखूंगा, ऊपर वाले रिएक्शन को पलट दूंगा। राइट, सो जिसको हमने यहां पर पलट दिया, दिस विल बिकम योर एनोड। एंड क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, दिस विल बिकम कैथोड। सो दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। नाउ हाउ टू गेट द सेल रिएक्शन, add them. All right, this is anode reaction, this is cathode reaction. If you add them, m got cancel. All right, and electron got cancel, you get m plus, sorry, mx minus gives you m plus plus x minus। मिल गया ना आपको नेट सेल रिएक्शन। ऑलराइट, सो नेट सेल रिएक्शन आपको यहां पर मिल चुका है। अब प्रश्न ये था कि ई नॉट सेल कैसे निकालें, तो चलिए ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 1 है बिकॉज देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हियर। एंड यहां पर आएगा लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻10। ऑलराइट, तो ये यहां पर नीचे आ गया, तो कहना है इसे हमारा ई नॉट सेल कितना आया, ये लॉग एज अ पावर टू पुल द पावर डाउन, तो 0.059 इंटू -10। ऑलराइट, सो दिस बिकम्स -0.59 वोल्ट। तो ये बच्चों हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया, ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया। ऑलराइट, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज ओवर, ईएमएफ ऑफ द सेल हमें मिल चुका है। लेकिन हमें क्या करना था, इलेक्ट्रोड का ईएमएफ ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे ई नॉट ऑफ सेल वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, हम लोग ने फॉर्मूला क्या निकाला था, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। कौन बनेगा कैथोड बच्चों, कौन बनेगा एनोड। तो हमारा जो मेटल आयन वाला इलेक्ट्रोड था वो बन रहा था आपका कैथोड। कैथोड वैल्यू होगी 0.79 और एनोड की वैल्यू हमें ढूंढनी है। और इनोट वैल्यू जो है हमारी कितनी थी, -0.59। ऑलराइट, -0.59। तो इस तरह से ओके, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी ई नॉट ऑफ एनोड विल बी इक्वल टू 0.79 प्लस 0.59। राइट बच्चों, यहाँ पर छोटा सा हमने एरर कर दिया, हमने रिएक्शंस मिटा दिए, हमें रिएक्शन नहीं मिटाना चाहिए था, क्योंकि रिएक्शन मिटाने की वजह से मैंने कैथोड और एनोड वैल्यू जो है वो रॉन्ग पुटअप करी। हमारा तो ये डिस्कस हुआ था ना कि जैसे मेटल वाला जो है, ये वाला हमारा एनोड बनने वाला है, मेटल विल गिव आउट द इलेक्ट्रॉन टू बिकम मेटल आयन एंड एमएक्स विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एमएक्स को हमें इसी तरफ रखना था एज पर द ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरह से ये कैथोड बना था। सो वैल्यू पुट करते वक्त यहाँ पर मैंने जो सब्स्टिट्यूशन है वो रॉन्ग किया है। सो स्टूडेंट्स यू आल्सो नीड टू बी रियली केयरफुल कि कौन बनेगा कैथोड कौन बनेगा एनोड। अगर वो गलत रहेगा तो हमारा फाइनल आंसर भी फिर रॉन्ग आ जाएगा। सो हमने घाई घाई में वो बेल जैसी मिस्टेक की, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। ऑलराइट, सो इस तरह से फिर अगर आपका ई कैथोड जब अब ये उस तरफ जाएगा, सो आपका ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, and with that the answer will become 0.20 volt. All right, so 0.20 volt is the correct answer. Now the question requires the answer in millivolt, so that's pretty simple, आप इसको 1000 से multiply कर दीजिए, which makes 200 millivolt as the final answer for the given question.
सो आई रिपीट वंस अगेन, रिएक्शन लिख लेना उचित था, नहीं तो कैथोड एनोड के अंदर गड़बड़ हो सकती थी। ऑलराइट, बट नेवरदलेस वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। जो भी होगी उसको जरूर आप याद रखिएगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, हियर वी हैव द क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में प्रेजेंट किया गया है। बट अगर आप की फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान था। राइट, द pH and conductance of a weak acid HF was found to be 5 and 4 into 10 raised to minus 5 Siemens respectively. Now बड़े ही शातिर तरीके से उन्होंने दो डेटा एक लाइन में अपने को दिए है, तो अपने दिमाग को है ना थोड़ा शांति से प्रोसेसिंग करने देने का, तो जिससे आपको एक बारी में समझ में आए कि पीएच की वैल्यू 5 दी है और हमें कंडक्टेंस यानी कि जी जी बोले तो 1/r की वैल्यू अपने को दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -5 साइमंस। ओके, सो ये वैल्यू जो अपने को दी है ना, पहले तो वैल्यू रजिस्टर होनी चाहिए कि वैल्यू क्या चीज की दी है। अब आगे बोल रहा है द कंडक्टेंस वाज मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन यूजिंग सेल वेयर द इलेक्ट्रोड plates are having a surface area 1 centimeter square and distance 15 सेंटीमीटर apart। सरफेस एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, बात यहां पर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की बात चले तो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। सो मोलार कंडक्टिविटी हमें यहां पर ढूंढनी है। सो डेफिनेटली आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा? कबर बिल्ला। सर ये कौन सा है? K is equal to B by R, B is equal to L by A, right? So K is equal to B by R, ये फॉर्मूला कबर बिल्ला हम क्यों सोचे? क्योंकि बात है यहां पर मोलार कंडक्टिविटी की, एंड मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K/C। लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K/C। तो सबसे पहले तो क्लियर कट आपके दिमाग में ये फॉर्मूले चमकने चाहिए। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले चमके हैं तो क्वेश्चन को जरूर अप्रोच कीजिए। थोड़ा सा स्लाइटली लेंदी हो सकता है सोचने में, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से जाओगे ना, क्वेश्चन की भाषा में उलझना नहीं है, फॉर्मूला के ऊपर जाओगे तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते थे बच्चों। लेट्स चेक दिस कैसे इसको अप्रोच करेंगे। सी एट द एंड मुझे लैम्डा नॉट ढूंढना है, ठीक है, लैम्डा नॉट ढूंढना है मुझे। ठीक है, तो पहले मैं लैम्डा तो ढूंढ लूं, फिर लैम्डा नॉट भी मेरे को उसकी दिशा मिल जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। सो लेट्स गो हियर। क्या बोल रहा है अपने को? अगर लैम्डा ढूंढना है तो लैम्डा इज इक्वल टू 1000 into K/C। क्या मेरे को के की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है। क्या मेरे को बी के लिए एल और ए की वैल्यू दी है? हाँ सर, ये मुझे दिया हुआ है। तो कितना दिया है वो मुझे यहाँ पर? बी का वैल्यू, बी माने कि सेल कांस्टेंट है जो कि लेंथ अपॉन एरिया होता है। लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और एरिया जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये कट होके बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? बी का वैल्यू आ गया 15। ऑलराइट, बी का वैल्यू आ गया 15। तो चलिए बी का वैल्यू आ गया तो हम के का वैल्यू निकालते हैं। के इज इक्वल टू बी बाय आर। कहने से बी बाय आर इज नथिंग बट बी इंटू 1/r। ऑफ कोर्स सर, यू कैन से दैट। सो के इज इक्वल टू, वी विल राइट 15 इंटू 1/r की डायरेक्ट वैल्यू अपने को दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -5। ऑलराइट, विच मेक्स इट 60 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हमारा के का वैल्यू आ गया। ऑलराइट, के का वैल्यू आ गया। लेट्स पुट द के का वैल्यू हियर। के का ये वैल्यू अपन यहाँ पर पटक देते हैं। तो के का ये वैल्यू अगर यहाँ पर हमने पटक दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू, हमारा आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1000 into 60 into 10⁻⁻5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर आपको दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग, यहीं पर सारी राज की बात है। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या दे रखा है बच्चों? पीएच दे रखा है। पीएच दे रखा है तो स्मार्ट बच्चों, अगर आपको पीएच दे रखा हो तो आप कैसे इसका सोल्यूशन निकालोगे? और तो सर पीएच मतलब हमारा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻⁻, ये आपको स्ट्रेट चमकना चाहिए। फिर साथ में आपको ये फॉर्मूला भी चमकना चाहिए। सर यही कॉन्सेंट्रेशन पुट करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ना है। आई एम श्योर यू नो द फॉर्मूला, H प्लस आयन इज इक्वल टू अल्फा सी। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा सी। मतलब ये जो वैल्यू आई है ना 10⁻⁻5, वो सी की वैल्यू नहीं है, वो अल्फा सी की वैल्यू है।
तो सर हमें तो यहाँ पर सी का वैल्यू चाहिए। बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। तो क्या मैं ऐसा करूं कि 10⁻⁻5 इज इक्वल टू अल्फा सी, देयरफॉर सी का वैल्यू हो गया 10⁻⁻5 अपॉन अल्फा। सर बिल्कुल सही है, वो वैल्यू यहाँ पर डाल दे अपन। यस सर डाल दीजिए। बट सर एक ही इक्वेशन में दो दो अननोन कैसे ढूंढेंगे? अरे डालो तो सही पहले, वैल्यू पुट तो करो, आपको अपने आप डायरेक्शन मिलती जाएगी। बराबर है, ये क्या है, सी की जगह पे हमने डाल दिया 10⁻⁻5 डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा ऊपर चला गया। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि आपको क्या ये फॉर्मूला ज्ञात है कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा नॉट? हाँ सर, ये तो मोलार कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में हमने कॉलरॉस लॉ में पढ़ा है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। बिल्कुल, यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी। अगर आप इस कड़ी को क्रैक कर लेते हो तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान, डुएबल, कैलकुलेशन में भी कोई लोड नहीं है इस प्रकार का ये क्वेश्चन। तो अल्फा की जगह पे पुट द वैल्यू लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, अल्फा की जगह पे मैंने पुट किया लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा लैम्डा कैंसल, 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसल। सो हमारा लैम्डा का आंसर क्या आ गया? लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 60,000। लैम्डा नॉट का वैल्यू आ गया 60,000। लेकिन एक छोटी सी ट्रैप यहां पर और है प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपके सेंटीमीटर में चल रहा था, लेकिन फाइनल आंसर उन्होंने मीटर स्क्वायर में डिमांड करा है, मीटर स्क्वायर में डिमांड करा है। मेरे प्यारे बच्चों आप ये याद रखिए कि लैम्डा नॉट की जो वैल्यू है, लैम्डा नॉट की जो वैल्यू है, आपको उसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यू को मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू में लाना चाहते हैं। लैम्डा नॉट इन मीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻4 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपका जो 60,000 वाला आंसर आया है उसको आप 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड हेंस आपका मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू अगर आपको चाहिए मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी, सो द आंसर विल बी 6 एंड नॉट 60,000। ओके, तो ये छोटा सा अगर आप स्टेप भूल गए तो यहाँ पर आपका बंटाधार हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जरूर। ऑलराइट, सो हियर द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज 6। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हमें दे रखा है प्लेटिनम एच प्लेटिनम इन कांटेक्ट विद HSnO2 एंड दिस काफी लंबा सा एक सेल दे रखा है। इफ द रिएक्शन कोशेंट एट अ गिवन टाइम इज अ 10⁻⁶, मतलब हमें डायरेक्टली रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू दे रखी है और पूछा गया है द EMF ऑफ द सेल इज, और हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखे हैं। बराबर है, सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको चमकना चाहिए। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट इक्वेशन को बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं? नर्न्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूले से। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज रिएक्शन कोशेंट। नाउ द क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन इजी होने वाली है। हाँ ऐसे कैसे सर? देखिए यहां पर हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं, डायरेक्टली क्यू का वैल्यू दिया है 10⁻⁶। व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट? क्यू। ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो लिखते हैं वही तो रिएक्शन कोशेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली दे दी है 10⁻⁶। ओके, सो दैट मींस द कैलकुलेशन आर गोना बी सिंपल। But here the catch is you have to know the value of n properly. यहां पर n की वैल्यू निकालना भी एक अच्छा खासा चैलेंज है। अब ये कैसे आप सॉल्व करोगे, n की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसके दो रास्ते हैं, या तो आप रिएक्शन लिखिए या तो आप लॉजिक लगाइए। मैं आपको लॉजिक लगाने वाला रास्ता बताता हूं क्योंकि वो बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप पूरा रिएक्शन लिखने जाओगे तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स रेडॉक्स रिएक्शन प्रिंसिपल्स। रेडॉक्स रिएक्शन प्रिंसिपल से आप बैलेंस करने जाओगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, बेसिक मीडियम का ध्यान रखो, ऐसी बहुत सी चीजें। तो आप है ना इसमें शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो देखो दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोड आपको आसान नजर आ रहा है वो पहले देखो। दो इलेक्ट्रोड है, एक बाजू टिन है और एक बाजू बिस्मथ है।
ठीक है, एक बाजू टीन है एक बाजू बिस्मत है। सर मेरे को तो दोनों ही आसान लग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरे को तो दोनों ही मुश्किल लग रहे हैं। अरे पगलू फिर सॉल्व कैसे करेगा, कुछ तो आना चाहिए। ऑलराइट, देखिए मैं बिस्मत से करता हूँ। क्या बिस्मत Bi2O3 के कांटेक्ट में है? हाँ सर बिल्कुल, ये तो दिख रहा है। अच्छा, बिस्मत में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? बोला 0 है। और Bi2O3 में सर ये +3 है। वेरी गुड। बच्चों 0 से +3 कितने का चेंज होता है? 3 का चेंज सर, वेरी गुड। लेकिन क्या एक ही बिस्मत है कि दो दो है? दो दो है। तो यहाँ पर 0 से +3 का चेंज 2 बार है करके यू विल से देयर इज अ चेंज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ लेट्स चेक ऑन टीन साइड ऑल्सो। टीन की साइड पे अगर आप देखोगे तो हमें दे रखा है HSnO2 माइनस इन कॉन्टेक्ट विथ SnOH6 - 2। बराबर, क्या यहाँ पर टीन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ये हो गया -4 +1 -3 गोज ऑन दैट साइड, +3 -1 +2 है ये, और ये वाला जो है ये +4 है। ठीक है, +2 से +4 कितने का चेंज? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और ऑफ कोर्स वहां पर अगर 6 का चेंज है, यहाँ पर 2 का चेंज है, तो इसे बैलेंस करने के लिए आप 2 वाले को इंटू 3 करोगे और पूरा रिएक्शन आपका बैलेंसिंग होएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखना है क्या? नहीं लिखना है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं लिखना है तो पूरा रिएक्शन लिखने की झंझट मारी क्यों करे? हियर यू कैन सेव योर टाइम। डू नॉट राइट द फुल रिएक्शन व्हेन द डायरेक्टली क्वोशंट इज गिवन टू यू। ऑलराइट, सो डायरेक्ट क्वोशंट इज गिवन टू मी, मैंने डायरेक्ट Q की वैल्यू 10⁻⁶ लिख दी। और सिर्फ यहां पर आपको N की वैल्यू के लिए ये समझना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई है, दैट वुड सफाइज। ऑलराइट, तो इसके हिसाब से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी आपका ई नोट ऑफ सेल अपने को दिया है क्या? नहीं दिया है। बट जैसा मैंने बताया था, ईएमएफ ऑफ द सेल पता करना हो तो बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। बट सर कौन बनेगा कैथोड और कौन बनेगा एनोड? बड़ा ही आसान है, लेफ्ट बनेगा एनोड और राइट बनेगा कैथोड। सो लेट अस अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। E naught of cell is equal to E reduction cathode माइनस E reduction एनोड। बच्चों कौन बनेगा कैथोड? तो राइट साइड वाला कैथोड बनता है, लेफ्ट वाला एनोड बनता है। तो राइट में अपना बिस्मत है, बिस्मत की अपने को वैल्यू दे रखी है -0.44, और एनोड की वैल्यू दे रखी है -0.90 वोल्ट। माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस, विच विल मेक द आंसर +0.46 वोल्ट। यस, बराबर। तो हमारा जो ई नॉट ऑफ सेल आया वो कितना आ रहा है? +0.46 वोल्ट। बराबर है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पटक देंगे, इस वैल्यू को यहां पर पटक देंगे, सो वी गेट द आंसर ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059/6 इंटू लॉग एज द पावर टू पुल द पावर डाउन। ऑलराइट, तो अब इसका अपन सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। 0.460 माइनस 0.059, 460 में से 59 गए तो कितना बच गया बच्चों? 401। 0.401 एंड आंसर इज रिक्वायर्ड इन व्हाट? 0.401 को इंटू 10 की पावर -1 में आंसर देना है, सो दैट विल बी 4.01 एंड हेंस द राउंडेड ऑफ आंसर वुड बी 4 फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन वाज वेरी मच डूएबल। दिखने में थोड़ा भयंकर रिएक्शन दिख रहा था बट नहीं है। बराबर, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन कोशिश करोगे तो जरूर कर पाएंगे। चलिए लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। प्लेटिनम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड दिया है, दूसरी बाजू मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड दिया है। पूरा रीड करते, टाइम पास करने का नहीं, ऐसा बोलने का। हाँ, एक सेल दिया है। आगे क्या बोला है? द पीएच अबोव विच द ऑक्सीजन गैस वुड स्टार्ट टू इवॉल्व एट एनोड। बराबर है। देखिए दो चीजें, या तो आपको ये समझेगा अरे पीएच अबोव विच ऑक्सीजन लिबरेटेड ये क्या होता है, बराबर, या दूसरा आपको ये समझ में आएगा, दूसरा आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है इसमें ये कहा है अपने को क्वेश्चन में, एक्सक्यूज मी, हाँ ऑल ओके, यस ऑल ओके, हाँ। तो क्वेश्चन में अपने को ये कहा है कि भैया पीएच ढूंढना है, बराबर है, और क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। मतलब सीधी बात हो गई, आपको नंस्ट इक्वेशन यूज करना है, ये क्लैरिटी है। तो ये क्लैरिटी के साथ आप क्वेश्चन की शुरुआत करो।
ऑलराइट, तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। क्वेश्चन दिखता थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, सो दिस इज आवर सेल and we have to find the pH above which the oxygen will start liberating. All right, so now first thing is we have to use Nernst equation. Is that clear to you? बराबर, जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन अदर देन 1 मोलार नजर आता है, बराबर, अदर देन 1 मोलार, पीएच की वैल्यू अलग रहने वाली है, मतलब अदर देन 1 हो गया ना, आपको ढूंढना है। सो यू हैव टू यूज द नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करने के लिए पहले आपके पास में ईएमएफ ऑफ द सेल होना चाहिए। सो प्यारे बच्चों, हाउ टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो मैंने अभी अभी आपको बताया। E naught of cell is equal to E रिडक्शन कैथोड माइनस E रिडक्शन एनोड। पर कौन बनेगा कैथोड और कौन बनेगा एनोड? लेफ्ट बनेगा एनोड सर, राइट बनेगा कैथोड। आई होप यू गेट दैट। ऑलराइट, लेफ्ट वाला एनोड बनेगा, राइट वाला कैथोड बनेगा। अब हमारे पास में इस तरफ जो मेटल है, हमारे राइट साइड का मेटल है, वो कैथोड बनने वाला है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.994। ओके, और जो लेफ्ट साइड पे हमारा एनोड है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.23। ऑलराइट, 1.23, इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, बराबर, मतलब 1.230, 1230 में से 994 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा आंसर आएगा 0.236। ओके, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो और माइनस का साइन लगाएंगे। 1.230 माइनस 0.994 बराबर है। आप ऐसे ही करो ना, 1230 में से आपको 994 सब्ट्रैक्ट करना, 994 सब्ट्रैक्ट करना है, 1000 सब्ट्रैक्ट करो, 230 बचा, और ये 6 तो 236 हो गया। सिंपल। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग यहाँ पर, और साइन जो है वो बड़े का लग जाएगा यहाँ पर। सो योर आंसर विल बी -0.236। ये हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल है। ऑलराइट, ईएमएफ ऑफ द सेल है। अब अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन स्टार्ट्स इवॉल्विंग, मतलब पहले रिएक्शन, मतलब या तो सेल बंद था और फिर काम करना शुरू किया, मतलब यू हैव टू गो टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। And at equilibrium, EMF of the cell is zero. So you will directly use the formula E naught of cell is equal to 0.059 upon N log of product upon reactant. Alright, but here it is very interesting to understand कि N की वैल्यू के लिए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की वैल्यू के लिए आपको पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू विल हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रिएक्शन क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे जो लेफ्ट साइड पे कौन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है, बराबर है। एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है? अरे भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी टेकिंग, यहां पर देखिए, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता तब वो H2O बन जाता, लेकिन मैंने क्या कहा, हमें इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, लॉस करना है। तो बिल्कुल इससे विपरीत रिएक्शन लिखेंगे। मतलब विपरीत रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यहां पर H2O will give me oxygen with the 4 इलेक्ट्रॉन। सर, ये फिर हाइड्रोजन को क्या होएगा? वो ऑब्वियसली बाजू में एज आपको 4H+ इसको लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, रिएक्शन को बैलेंस करते हुए आपको 4H+ वहां पर ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज योर एनोड रिएक्शन। नाउ इफ यू लुक एट द कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। सो मेटल विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम M। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इंटू 2 कर दिया, क्योंकि हमेशा याद रखो, लॉस बराबर गेन होना ही चाहिए। तो 4 का लॉस तो 4 का गेन हमने कर दिया। अब इन दोनों में आप देख लीजिए कौन आपके प्रोडक्ट है, कौन रिएक्टेंट है। तो डेफिनेटली इसको ऐड करेंगे अपन, 2H2O प्लस 2M+2 गिव्स मी O2 प्लस 4H+ प्लस 2 मेटल। और सो लेट अस सी हियर, E naught of cell इज इक्वल टू 0.059, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस गेन कितने का, कितने का, 4 का, तो 4 वैल्यू पटक दो। ऑलराइट, यहां पर हमने डाल दिया 4 लॉग ऑफ, बताइए प्रोडक्ट में कौन है, रिएक्टेंट में कौन है? प्रोडक्ट उस तरफ वाले बोले तो O2 है, O2 गैस है, तो यहां पर आएगा प्रेशर ऑफ O2। दूसरा क्या है, H+ है, तो H+ एंड कोएफिशिएंट विल बिकम
पावर। ओके, मेटल सॉलिड है उसको लिखा जाता नहीं है। अब रिएक्टेंट में देखते हैं, वाटर, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो ये भी वाटर भी नहीं लिखना है। M2+, यस लिखेंगे। M2+ का क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। प्रेशर ऑफ O2 इज गिवन टू मी एज 1 बार। वाओ, M2+ की कॉन्सेंट्रेशन भी दी है मेरे को 1 मोलार, मतलब ये भी 1, ये भी 1, तो ये लोग तो गए। ऑलराइट, तो अब बचा क्या, H+4। ओके, लेट मी राइट इट हियर, H+4, and as we know, log has a power to pull the power down. So ये फोर यहां पर जब नीचे आएगा तो कट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है ना, पुट कर दूं। हाँ सर, शुभस्य शीघ्रम। अच्छी बात में देरी किस बात की, -0.236 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, बराबर है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है ये वैल्यू उधर जाएगी तो डिवीजन में जाएगी, लग रहा क्या है सर, मैथमेटिकली उधर ही जाएगा ना। क्या 6 4 224 होता है क्या, हाँ चेक करो 59 और इसका डिवीजन 4 ही आ रहा है आंसर, बराबर है। हाँ सर ये तो कट हो जाएगा, आंसर 4 जा आ रहा है। वेरी गुड, सो -4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H+, बराबर है। ये माइनस को उस तरफ ले लो, बराबर है। देन कैन यू राइट माइनस लॉग ऑफ H+ इज नथिंग बट पीएच, राइट। सो आ गया ना, पीएच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। सो क्वेश्चन हमारा वही था, एट व्हाट पीएच ऑक्सीजन विल स्टार्ट इवॉल्विंग, हियर इज द आंसर, राइट। एंड दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, राइट। अगर ये लिखने आ गया तो आप नर्स्ट के कोई भी क्वेश्चन बच्चों आसानी से कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Right, so here we have electricity is passed through acidic solution of copper ion till all the copper was exhausted. देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास की, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब समझ जाना है कि केस आपका फराडे लॉ की तरफ जा रहा है। फराडे के क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, ऑलराइट, बट लेट्स सी कि आगे इसमें क्या दिया है। लीडिंग टू द डिपोजिशन ऑफ 300 मिलीग्राम ऑफ कॉपर मेटल, however, current of 600 milliampere was continued to pass to the same solution for the next 28 minutes. Now it's going to the next level. क्या बोल रहा है आगे अपने को, it was passed the same solution for 28 minutes, keeping the total volume of the solution fixed at 200 ml. The total volume of oxygen liberated at STP will be. Now ये देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपने एनालाइज कर लिया कि फराडे का है। फराडे के यूजुअली क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको स्ट्रेटेजिकली ये सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है। वाई कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो चीज है कि आपको ऑक्सीजन लिबरेटेड ढूंढना है, उसमें दो पार्ट में ढूंढना है। पहले कॉपर डिपोजिशन हुआ था, कॉपर खत्म हो गया, उसके बाद भी 28 मिनट तक चल रहा है, राइट। सो यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला में 96500 नंबर आता है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है उन्होंने, 9650 को वही लिखने बोला है। देखो अच्छे लोग रहते तो बोल देते भाई 96,500 है, इसको राउंड ऑफ करके 1 लाख ले लो, लेकिन ऐसा नहीं बोला है, बोला 96500 ही लेना है। कॉपर की वैल्यू को देखो 63.54 लेने बोला है, ये वैल्यू अपने आप में डरावनी वैल्यू है, मतलब यहां पर कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है। बच्चों अगर आप स्ट्रेटेजिकली अच्छा स्कोर करना चाहते हो, रैंक बढ़ाना चाहते हो, तो आपको इस तरह के लेंदी कैलकुलेशन को फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर में कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज गो पहले, बाकी जितना आ रहा है इजी टू सॉल्व है, कम समय लगेगा, क्वेश्चन में भी इजी, थोड़ा मॉडरेट है कि आपको दो पार्ट में सोचना है, मतलब थिंक थॉट प्रोसेस में मॉडरेट है लेकिन कैलकुलेशन में डिफिकल्ट है, इट विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम। मैं आपको समझाने वाला हूं, हम लोग कैलकुलेशन भी एक बार देख लेंगे लेकिन लॉट ऑफ टाइम लेगा, इसीलिए स्ट्रैटेजी यही है कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और फिर सेकेंड राउंड ऑफ पेपर में इसे आप रीअटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। चलिए, सो लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर दो हिस्सों में बात की गई है। पहले हमारे पास में कॉपर सल्फेट लिया गया था। बच्चों जब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कैथोड पर कॉपर जाता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा होती है, तो यहां पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है। दूसरा, जब कॉपर खत्म हो गया
तो जो पानी है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस जारी है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वहां पर भी तो आपको ऑक्सीजन मिलने वाला है। ऑलराइट, तो ये दोनों ऑक्सीजन जो लिबरेट हुआ है, ये दोनों ऑक्सीजन की वॉल्यूम को आपको कंबाइन करना है। एंड बी ऑल्सो केयरफुल, as per the new standard temperature pressure condition, the volume at STP is 22.7, but in the question it is mentioned कि भाई तेरे को 22.4 लेना है। अगर बोला है तो फिर आपको 22.4 लेना है, वहां पर मोर्चा लेके नहीं आना है कि एक दो एंटी ए को फेंक दो, ऐसा नहीं चलेगा। जब बोल दिया है 22.4 तो लेना पड़ेगा। ऑलराइट, सो लेट अस सी केस नंबर 1। weight of copper deposited upon volume of oxygen liberated will be equal to I into T upon 96500 into mole ratio into molar mass. So that's a formula for Faraday's law. Similarly, volume of substance deposited is equal to I into T upon 96500 into mole ratio into molar mass. मास ढूंढना है तो मास रहेगा, वॉल्यूम ढूंढना है तो वॉल्यूम रहेगा, दैट इज 22.4। ऑलराइट, सो ये हमारे पास में केस नंबर 1। मैं आपको केस नंबर पहले 1 सॉल्व करके बता रहा हूं। तो केस नंबर 1 हम यहां पर देख रहे थे। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्विकली। IT 9650 कैंसिल हो गया। वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड मेरे को दे रखा है 300 मिलीग्राम, दैट इज 0.3 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बोला नहीं पता। दिस इक्वल्स टू मोल रेशियो ऑफ कॉपर कितना है, तो मोल रेशियो ऑफ कॉपर होता है 1/2। ओके, नीचे ऑक्सीजन का मोल रेशियो 1/4 इंटू कॉपर की मोलार मास। ये देखिए बेरहम निर्दयी एनटीए ने वैल्यू दे रखी है 63.54, तो 63.54 लेना पड़ेगा और 22.4 लेना पड़ेगा। एक स्मार्ट बच्चा इसको जरूर समझ जाएगा यहां तक पहुंचने पर। भाई इसका कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है, एंड डेफिनेटली ये लेंदी कैलकुलेशन है। मैंने तो इसको भाई कैलकुलेटर से सॉल्व करके रखा है, क्योंकि आप अबाकस भी करेंगे ना तो भी टाइम बहुत जाने वाला है। तो इसका आंसर आता है 52.88, 52.88 ml। दिस अ फर्स्ट पार्ट। हाँ, अभी ये तो फर्स्ट पार्ट है, अभी आपको सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का, अरे 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 स्किप मत करो मेरे भाई, अप्रोच तो समझ लो। क्या मालूम इजी कैलकुलेशन वाला इसी तरह का क्वेश्चन आए, आप जरूर इसको कर पाने चाहिए, क्योंकि फैराडे लॉ के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, सो लेट मी शो यू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। ओके, कैलकुलेशन वाला पार्ट भले आप स्किप करिए, लेकिन बाकी अप्रोच जरूर समझना है। ठीक है, अब अगला वाला क्या है आपको, अभी उसमें से पानी है और आप उसके अंदर जो है पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 600 मिली एम्पियर 28 मिनट के लिए। ऑलराइट, सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड वुड बी I, दैट इज 600 इंटू 10⁻⁻3। ओके, मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं, सेकेंड पार्ट को। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट को हम यहीं पर लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू 22.4। मोल रेशियो ऑक्सीजन का 1/4 होता है। ठीक है, अब करंट अपने को कितना दे रखा है, बोला 600 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर थोड़ी चलता है, एम्पियर में डालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करके 0.6 हो गया। टाइम कितना दिया है, बोला 28 मिनट, अरे मिनट थोड़ी चलेगा तो सेकंड में डालना पड़ता है, तो इंटू 60 तो करो, तो इंटू 60 कर दिया, बराबर है। अब छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी समझ जाएंगे कि भाई ये कैलकुलेशन फिर से लेंदी है, डेफिनेटली लेंदी कैलकुलेशन। इसका आंसर आता है 58.495, 58.495, दैट्स अ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इन सेकेंड पार्ट। तो फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा, बोला लो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को ऐड कर दीजिए, विच कम्स आउट टू बी नियरली 111। ऑलराइट, 111 बल्ले 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 ml, बल्ले 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 ml। लेकिन क्वेश्चन ऐसे करना मत, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा और रैंक आपकी ऐसे ही पीछे चली जाएगी। ठीक है, सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। राइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ दिस प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर सवाल, मतलब सीधे दिमाग में फॉर्मूले आपके सारे आ जाने चाहिए। बच्चों की वर्ड जो है यहाँ पर है मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द वीक एसिड HQ concentration 0.18 is found to be 130 times the molar conductivity of another acid HZ
विद द कॉन्सेंट्रेशन 0.02। मतलब दो अलग अलग एसिड की मोलार कंडक्टिविटीज को कंपेयर किया है, राइट। फर्दर अपने को क्या बोला है, इफ द लैम्डा नॉट हैपन टू बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ जेड, दोनों एसिड का लैम्डा नॉट इक्वल है, फिर फाइनली ढूंढना क्या है, देन द डिफरेंस ऑफ पी के ए वैल्यू विल बी। देखिए अब पीके वैल्यू का डिफरेंस ढूंढना है तो बच्चे हैं ये देख के चकरा जाते हैं। अरे पीके का डिफरेंस छोड़ो, बात किसकी चल रही है, मोलार कंडक्टिविटी की। डन। अब मोलार कंडक्टिविटी और आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट के, उसका रिलेशन आपको आता है क्या, वो सोचो। लैम्डा और के का रिलेशन वाला फॉर्मूला आपको आता है क्या, ये सोचो। कॉलरॉस लॉ का एप्लीकेशन है। कॉलरॉस लॉ में ऐसा फॉर्मूला आता है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। अब हम जानते हैं कि के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 - अल्फा, और यहां से हमको एक फॉर्मूला मिलता है, लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा नॉट इनटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। सो दैट्स अ फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बराबर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, क्वेश्चन में बोला है अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो बहुत अच्छी बात है। तो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज जानते हैं 1 - अल्फा नेग्लिजिबल हो गया। अगर 1 - अल्फा नेग्लिजिबल हो गया, पुट दिस वैल्यू, व्हाट्स द फॉर्मूला यू गेट, के ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा नॉट स्क्वायर, राइट। अल्फा की जगह पे हमने लैम्डा बाय लैम्डा नॉट पुट कर दिया, तो ये हमारा के का फॉर्मूला है। अब सीधी सीधी बात है भाई, दोनों के पी के ए का डिफरेंस निकालना है। मतलब आप दोनों के के का पहले रेशियो ले लो, लैम्डा नॉट दोनों का सेम दे रखा है, ये तो आपके ध्यान में रहेगा ही, क्वेश्चन अभी बड़ा है, दोनों का लैम्डा नॉट दिया है, तो लैम्डा नॉट कट होने वाला है। यहां से अप्रोच बिल्ड करना सीखो। ये अप्रोच अगर आप बिल्ड कर लिए ना कि कीवर्ड पकड़ के फॉर्मूला क्या लगाना है ये समझ गया, तो आप क्वेश्चन जरूर फोड़ लेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। क्या बोलता है यहाँ पर, के ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा नॉट का स्क्वायर, के ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा नॉट का स्क्वायर। ये मैंने लिखा है एच क्यू के लिए, और ये मैंने लिया है एच जेड के लिए। लेट अस टेक द रेशियो, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा नॉट स्क्वायर कैंसल। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या दोनों की दे रखी है हमें, डेफिनेटली दे रखी है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस फर्दर, लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, सी सी कट मत कर देना, चाहिए तो लिखना नीचे सफिक्स में क्यू क्यू जेड जेड, ऐसा सब टाइम पास करने का नहीं, मन में रखने का ये, ठीक है। राइट, चलिए। हाँ, अगर मिस्टेक अवॉइड करनी है, आपसे मिस्टेक होती है सिली मिस्टेक, तो आप जरूर लिखिएगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब दोनों की लैम्डा का रेशियो आपको दे रखा था 1/30, मतलब ये लैम्डा लैम्डा का रेशियो है 1/30, 1/30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो गया 900। एच क्यू की कॉन्सेंट्रेशन मेरे को दे रखी थी 0.18, बोले तो 18, 100। दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02, दैट इज 2/100, 100 कैंसल, 2 9 जा, चल ए 9 टू बी जा, बराबर है। सो इस तरह से आंसर क्या है, 1/100, राइट। सो लेट मी समराइज दिस, क्या आंसर आया अपना, के ए अपॉन के ए, बराबर। ये के किसका था, एच क्यू का, ये के किसका था, एच जेड का, इज कमिंग आउट टू बी 1/100, बराबर है। क्या हम लोग को के का रेशियो चाहिए कि हम लोग को पीके का रेशियो चाहिए, पीके का चाहिए, पीके मतलब क्या लेंगे, लॉग लेंगे। सबको मालूम है 100 का लॉग 2 आने वाला है, तो फाइनल आंसर 2 आ ही जाना चाहिए। पर फिर भी किसी के पास टाइम है, ऐसे ही वेले बैठे रहते हैं, तो इसको करो फिर लॉग लेकर के, लॉग लेंगे दोनों बाजू, तो क्या होगा, लॉग ऑफ के क्यू माइनस लॉग ऑफ के जेड विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1/100। 1/100 का लॉग क्या आएगा आपका, -2, बराबर है। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई थ्रू और बाय माइनस कर दो, तो माइनस लॉग के क्यू माइनस लॉग के जेड इज इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बच्चों इज दिस पी के क्यू, यस। इज दिस पी के जेड, यस। एंड हेंस द आंसर इज 2। समझ में आया कि मगज में गया, आया ना, है ना इजी।
सो इस तरह से देखिए, यही ये देखो छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक है। जब आपको समझ गया था कि 1/100 है, लॉग लेना है, अभी लॉग का 100 का वैल्यू 2 ही आता है, वो आंसर 2 ही आने वाला है। कॉन्फिडेंटली अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना, कॉन्फिडेंटली 2 मार्क करोगे, और आप यहाँ पर एटलीस्ट 30 सेकंड आपका सेव कर लेते हो, एंड दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है भाई। तो आप इस तरह से हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलर्ट रह करके कैलकुलेशन करोगे, यू कैन सेव टाइम। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following redox reaction taking place in the acidic medium. If the Nernst equation for the above balanced reaction is this much, then the value of n is, मतलब बोलते हैं ना, ये आप मतलब इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन में कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ मतलब कोई नंस्ट कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एन की वैल्यू पूछी है। मतलब भाई कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई है, बराबर। कभी कभार तो लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनको आए कितना आसान है, और इनको जिनको ये आया था मतलब बेचारों के साथ एनटीए ने अन्याय किया है, ऐसा लगता है। बट कोई बात नहीं बेटा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। लेट्स चेक हियर। क्या बोला है, BH4 माइनस प्लस ClO3 माइनस बिकम H2BO3 माइनस प्लस Cl माइनस। किसी भी एक जोड़ी को पकड़ लीजिए आप यहाँ पर। लेट अस कैच द क्लोरीन। क्या क्लोरीन का वैल्यू यहाँ पर +5 है? ऑफ कोर्स +5 है, आपका क्लोरेट है। और वो क्या है, क्लोराइड है, -1 है। +5 से -1 कितने का चेंज? 6 का चेंज। ऑलराइट, अगर यहाँ पर 6 का चेंज है तो प्रश्न वही था कि एन की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू हो गई 6। ऑलराइट, सो दिस इज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप दिस वाज वेरी सिंपल एंड यू वर एबल टू डू इट। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। Right, so yeah, the last question here. But again, I would say if you are new to the channel, do subscribe it and share it with your friends. I'm sure the tricks and tips we are giving for this particular discussion is going to help you for your next JEE attempt. So let's have a look at the next question. For the strong electrolyte, lambda m increases slowly with the dilution and can be represented by the equation lambda is equal to lambda naught minus a root c. So lambda is equal to lambda naught minus a root c. ये इक्वेशन हम जानते हैं। हमें पूछा है मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशंस आर दिस, मतलब हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, और पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बेस्ड ऑन द अबोव डिटेल्स। जो ये डेटा दिया उसके बेसिस पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों, लगता तो मुझे ऐसा है कि मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, सवाल भी केमिस्ट्री का होगा, दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट मेरे स्मार्ट बच्चों, आप समझिए, ये सवाल इलेक्ट्रो का नहीं है, सवाल मैथमेटिक्स का है। छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी जानते हैं कि दिस इज y इज इक्वल टू C+mx। मतलब आपको ए ढूंढना है, का ही मतलब आपको स्लोप ढूंढना है। स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हो, बराबर है, आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके आंसर निकाल सकते हो। ऑलराइट, सो स्लोप फॉर्म यहाँ पर लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। अगर किसी को स्लोप फॉर्म नहीं चमका तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई भी दो वैल्यू आप उठा लीजिए जो मर्जी पड़े, और यहाँ पर दो इक्वेशन आप इसके लिख दीजिए। बराबर है, जैसे मैं लिख रहा हूं, यहाँ देखेंगे पहला इक्वेशन में लिख रहा हूं लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू मेरे को दे रखी है 96.1, ठीक है, 96.1 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट कितना है? ओ नहीं मालूम सर, लैम्डा नॉट थोड़ी ना दिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं दिया है। माइनस ए रूट सी, 0.04 बोले तो 4/100, 4/100 का रूट क्या आएगा? 2/10। अरे हाँ आया ना, 2/10 दैट 0.2, ए इंटू 0.2, बराबर है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 95.7 विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस, सर आपको कैसे समझा ये वापरने का है ऐसा? अरे भाई, एक अननोन, दो अननोन एक इक्वेशन से तो नहीं निकलते, बराबर। अब आपको लैम्डा नॉट भी नहीं मालूम है, ए भी नहीं मालूम है, दो अननोन एक इक्वेशन से नहीं निकलते, तो क्या करते हैं? दो इक्वेशन बनाने का, फिर साइमल्टेनियस करने का। दैट्स अ सिंपल ट्रिक, यस और नो, एंड दैट्स वैलिड फॉर ऑल द क्वेश्चन। जब भी आपके पास में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में दो दो अननोन एक ही इक्वेशन में हो, तो क्या करेंगे? डेटा को ऑब्जर्व करो, दो इक्वेशन जरूर बन रहे होंगे, और दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। दिस विल वर्क फॉर ऑल द क्वेश्चंस वेयर देयर आर टू अननोन्स। लैम्डा नॉट माइनस ए 0.09 बोले तो 9/100 का स्क्वायर रूट 3/10 दैट इज 0.3। अब क्या करेंगे?
दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन में लीजिए तो लैम्डा नॉट कट हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, लैम्डा नॉट बाय बाय। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ले लेंगे हम लोग 95.7 8 9 10, तो ये हो गया आपका 0.4 का डिफरेंस यहाँ पर है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के 0.1 ए, राइट। ये कट हो गया तो ए का आंसर क्या आ गया 4, and 4 would be the final answer for the given question. I hope the discussion was very very interesting, very very helpful. You have enjoyed this solving and I'm sure ये आपको आने वाले जेई अटेम्प्ट के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। स्टूडेंट्स विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। इसी तरह से हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और सारी अपडेट्स को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।